नमस्कार। राजस्थान में इस समय नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायत संस्थाओं के चुनाव सबसे ज्वलंत मुद्दा है और ये चुनाव पिछले साल हो जाने चाहिए थे, लेकिन इनमें देरी हुई और अंततः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब ये चुनाव 15 नवंबर से पहले संपादित होने की पूरी संभावना है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं या पंचायत के चुनाव हैं, ये विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों से कम हैं, छोटे हैं या कुछ लोग कहते हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम राज्य के नगरीय निकायों की बात करें तो राज्य में इस समय 309 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 10 नगर निगम हैं, 45 नगर परिषद हैं, 254 नगर पालिकाएँ हैं। और इसी तरह से अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में जो अपेक्स बॉडी होती है जिला परिषद, 41 जिला परिषद हैं, 457 पंचायत समितियां हैं और 14,404 ग्राम पंचायतें हैं। और यदि हम इन निकायों के, इन संस्थाओं के वार्डों की बात करें तो कुल मिलाकर के ये लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों का चुनाव होगा। तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव जब होते हैं तो निश्चित तौर पे ग्रामीण विकास को, शहरी विकास को एक नई दिशा देते हैं, साथ ही धरातल पर भावी राजनीतिक नेतृत्व को भी पैदा करते हैं, विकसित करते हैं। तो इस चुनावों को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सी भ्रांतियां हैं। चुनावों में देरी क्यों हुई, अब ओबीसी आरक्षण का क्या मुद्दा बचा है, परिसीमन कब होगा, कैसे होगा, आरक्षण की लॉटरी कैसे निकलेगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कीनोट कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, एक वरिष्ठ भूतपूर्व सफल आईएएस अधिकारी श्री राजेश्वर सिंह मौजूद हैं। राजेश्वर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे इन चुनावों को लेकर के काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कैसे चुनाव हो पाएंगे, कैसे कैसे प्रक्रिया रहेगी, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अभी वर्तमान प्रशासनिक तैयारियाँ क्या हैं। लेकिन हम चाहेंगे पहले शुरुआत में हल्के तौर पर एक हमारे दर्शकों को आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिले। आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आईएएस बनने की प्रेरणा कैसे मिली, राजस्थान कैडर में आप आए, राजस्थान कैडर में किन किन पदों पर काम किया और किस पद पर काम करने में आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव हुआ? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का मूल निवासी हूँ और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए आधुनिक इतिहास ये किया है और उसके तुरंत बाद जो है मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। 1989 बैच है मेरा। और प्रेरणा जहाँ तक कहते हैं कि जन सामान्य के लिए कुछ करने की इच्छा, कुछ देश के लिए सकारात्मक करने की इच्छा, यही मूल प्रेरणाएं थीं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो माहौल था वो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ माहौल था। तो ये सारे कारक रहे हैं जिनकी वजह से मुझे इसमें आने की प्रेरणा प्राप्त हुई। राजस्थान में मैंने एसडीओ माउंट आबू, कलेक्टर जालोर और जयपुर, डिविजनल कमिश्नर उदयपुर, भरतपुर और जयपुर, इन पदों पर फील्ड में काम किया है। अपने जो सचिवालय है उसमें पर्यटन, परिवहन, पशुपालन, लघु उद्योग, इन विभागों का मैं प्रमुख सचिव रहा हूं और अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पद पर रहा। 3 साल तक मैं रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर का चेयरमैन रहा। और लगभग ये जो फील्ड वाले जितने पद हैं और ग्रामीण विकास और राजस्व प्रशासन का जो क्षेत्र है तो वो मेरी रुचि का भी विषय रहा है और जो है उसमें काम करने को, जैसा आपने कहा कि मैंने उसको एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में मिली और रेवेन्यू बोर्ड में भी मिली। अच्छा, आप तो जुलाई 2024 में रिटायर हो गए थे और राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे आपको राज्य सरकार ने मेरे ख्याल से सितंबर 2025 में अपॉइंट किया। तो इतने गैप के बाद, 1 सवा साल के गैप के बाद जब आप अपने इन विधाओं में लग गए होंगे तो आप तैयार थे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए? मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज ये मेरे रुचि का विषय है। हाँ। राजस्व प्रशासन के अलावा। हाँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली तो मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से एक निष्पक्षतापूर्वक, एक त्रुटिहीन तरीके से और नियमानुकूल तरीके से चुनाव संपन्न कराने में सफल हो जाऊंगा।
तो उस दृष्टि से मैंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। खैर वो तो आपकी छवि है कि आप बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन में मतलब विश्वास रखते हैं और ऐसा करते भी हैं, ये तो आपकी एक छवि है। अच्छा, इस समय जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है, अब आप राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो सब लोग ये विचार करते हैं या ये बात करते हैं कि इन चुनावों में देरी क्यों हुई। ये चुनाव जब ड्यू थे, संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 यू में इन दोनों ही संस्थाओं के लिए ये प्रावधान है कि जैसे इनका कार्यकाल खत्म होता है लगभग उसी समय या जल्दी से जल्दी इनके चुनाव हो जाने चाहिए जी। तो फिर ये चुनाव नहीं हुए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, ऐसा है कि 9 मई 2025 को ये जो ओबीसी कमीशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसका गठन हुआ और उसके बाद से ये आयोग जो है कार्य कर रहा था। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करी समय पर और इनके बीच में और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में पत्राचार चलता रहा कि हमको समुचित आंकड़े उपलब्ध कराए जाए। वो उनका आंतरिक विषय है। तो जो भी रहा हो कारण विलंब का, लेकिन ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट समय पर पेश नहीं कर पाया। इसके बाद जो है जब कुछ लोग जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने गए और उन्होंने याचिका वगैरह दाखिल करी, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट का पहले ही एक फैसला आया हुआ है कि अगर आपके पास ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं है तो उसको आप दरकिरार करके, डन अवे विथ करके आप जो है उसको जो है जनरल की सीट मांगते हुए चुनाव करा सकते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में ये कहा कि भाई अगर ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो आप लोग जो है इसको जनरल मान करके जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर आप चुनाव कराइए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लॉ ऑफ द लैंड होता है। अब राज्य सरकार ओबीसी कमीशन का वेट कर रही थी। हमने इनको बार बार चिट्ठियाँ लिखी तो उसके जवाब में उन्होंने यही अवगत कराया कि ओबीसी कमीशन का गठन हो चुका है, वो काम कर रहा है, हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी हाल में ही जो फैसला दिया है जिसके आधार पर ये चुनाव जो है हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 3 बातें कही। पहला तो ये कि ओबीसी कमीशन 5 अगस्त तक जो है अपनी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है। राज्य सरकार 14 अगस्त तक जो है उसकी लॉटरी निकाल देगी और राज्य चुनाव आयोग 15 अगस्त को जो है इन चुनाव की घोषणा कर देगा। लेकिन एक ये भी सुनने में आता था, जो खासतौर पर नगरीय विकास मंत्री हैं, वो अक्सर ये सार्वजनिक मंचों पे कहते हुए सुने गए कि एक राज्य एक चुनाव के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम इसलिए चाहते हैं कि सब जब नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाए तो हम एक राज्य एक चुनाव के रूप में इसको कराना चाहेंगे। तो क्या ये भी एक कारण था देरी के लिए? नहीं, अब देखिए, ऐसा है कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो तो यही कहते हैं कि जब भी किसी नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद जो है चुनाव कराना चाहिए और संविधान सर्वोच्च है। अभी से ज़्यादा तो नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट तो चल पड़ा है, वहाँ चल पड़ा है एक राष्ट्र एक चुनाव दिल्ली में, और उसके लिए एक समिति बनी हुई, पीपी चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी बात चल चुकी है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए। तो क्या संवैधानिक प्रावधान क्या है या आपका व्यक्तिगत मत क्या है, ऐसा हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो प्रक्रियाधीन है और अपने यहाँ जो वन स्टेट वन इलेक्शन है वो भी प्रक्रियाधीन है। उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। अब प्रक्रियाधीन चीज़ों के बारे में तो अपन क्या जो है। लेकिन अब यहाँ एक बात और उठती है, जैसे अभी इन्हीं चुनावों की बात है, आरक्षण का मुद्दा कौन तय करेगा? राज्य सरकार। परिसीमन कौन करेगा? राज्य सरकार। आरक्षण की लॉटरी कौन निकालेगा? राज्य सरकार। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को करनी है। तो चुनाव आयोग, मान लो उन सबको वो समय पे पूर्ति नहीं हो पाती है, मान लो जैसे ओबीसी की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आई, परिसीमन का काम टाइम पे नहीं हो, आरक्षण की लॉटरी टाइम पे नहीं हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग खुद इतना सशक्त है ये अपने आप चुनाव करा दे या उस पर डिपेंडेंट है? देखिए, तो फिर शक्तियाँ सीमित महसूस होती हैं। देखिए, संविधान और विधि के द्वारा जो दायित्व निर्धारित हुए हैं उसमें चुनाव कराना, पंचायती राज संस्थाओं और जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज़, उनका चुनाव कराना ये राज्य सरकार की और राज्य चुनाव आयोग की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो वार्डों का डिलिमिटेशन से लेके निकायों का गठन, जैसे ग्राम पंचायत का सृजन करना हो या नई नगर पालिका बनानी हो या नगर पालिका में नए वार्ड बनाने हैं, नई जिला परिषद बनानी है, इसके लिए राज्य सरकार सक्षम है। उन
वार्डों और पदों का रिजर्वेशन करने के लिए भी राज्य सरकार सक्षम है। हमारी भूमिका उसके बाद शुरू होती है, जब वो लोग लॉटरी निकाल करके हमको दे देते हैं, उसके बाद हमारी जो है भूमिका शुरू होती है। अब ये जो है संविधान और विधि के द्वारा निर्धारित दायित्व हैं और उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। मैं खाली ऐसे ही थोड़ा सा और स्पेसिफिकली राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात कर रहा था कि अगर सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पाती है तो आयोग क्या कर सकता है उसमें, या आयोग डिपेंडेंट बैठा रहेगा कि वहाँ से ये 3 चीज़ें आएंगी तभी हम प्रक्रिया शुरू करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्य सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई संस्था है और राज्य चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में लोकतंत्र जो है या लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सही ढंग से संचालित हो सकती है जब जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपस में एक सहयोग, समन्वय और सामंजस्य की भावना से काम करें। कोई चीज़ है उसको रोड़े अटकाना जो है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। जैसे हमने 3 संस्थाएं बना रखी हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेकिन सब जो है जो संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं उसके मुताबिक ही काम करते हैं। तो आपस में कोई विरोध अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति सचेत है तो। दोनों ही चुनाव इस बार ईवीएम से ही होंगे? नहीं, हमारे जो वार्ड पंच और सरपंच के चुनाव वो तो बैलेट बॉक्स से होंगे। वो तो खैर संभव भी नहीं है इतना जल्दी बैलेट पेपर प्रिंट हो, ईवीएम मशीनें तैयार हों, वो तो वहाँ मौके पे ही होता है। हाँ, और जो अपने नगरीय निकायों के और जिला परिषद पंचायत समिति के इनके चुनाव जो है वो हम ईवीएम से कराएंगे। तो पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है, उनकी जांच, स्ट्रांग रूम, वो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। वो हमने मध्य प्रदेश से ईवीएम मंगाई हुई है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग है, उससे भी हमने लोन बेसिस पर ली हुई है। तो हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है जिससे कम से कम नगरीय निकाय और ये पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव ये संपन्न हो जाएंगे। जो बैलेट बॉक्स है वो राजस्थान में अवेलेबल है पर्याप्त संख्या में, 1 लाख के आसपास हमारे पास है, तो उससे हम सारे चुनाव ये संपन्न करा लेंगे। अभी जो मतदाता सूचियां हैं, एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स हुआ था और उसमें बड़ी संख्या में कई नाम कटे थे या मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो गया था, आप कह सकते हैं। तो इन चुनावों से पहले भी मतदाताओं को अपना नाम हटाने या जोड़ने का दी जाएगा? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा आधारभूत डेटा है वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का हम यूज करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एसआईआर के बाद का जो डेटा है वो उपलब्ध कराने में वो हमें 6 महीने का टाइम लेते हैं। अब उनकी पता नहीं कौन सी प्रक्रिया है एक आंतरिक कि वो लोग तुरंत नहीं उपलब्ध कराते। तो हमने 1 जनवरी 2025 का तो लिया और उसके बाद उसमें एडिशन डिलीशन किया कि जो लोग जैसे मान लीजिए एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं, हो चुकी है। हाँ, ये प्रक्रिया हो के फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। तो फिर जैसा आपने बताया इस हिसाब से तो जो एसआईआर का डेटा आएगा उसमें और जो इन चुनावों के लिए मतदाता सूचियां तैयार हुई हैं उसमें अंतर आएगा। अंतर है। तो हो सकता है बढ़ा हुआ है, हो सकता है कम होगा। नहीं, बढ़ा हुआ ही है। और हमारे जो है हम ये मानते हैं कि जो ऑर्डिनरीली रह रहा है वहाँ पर, और वो हमने जो हमारे बीएलओज वगैरह हैं तो उन प्रगणक कहते हैं हम उनको अपने आयोग की भाषा में, तो उन प्रगणकों को हमने इसके लिए स्पेशली एम्पावर किया और प्लस जो हमारे ईआरओज हैं उनको किया। तो हमारे लगभग 5 करोड़ 43 लाख तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता हैं और 1 करोड़ 2 लाख ये नगरीय क्षेत्रों में है। तो कुल 5 करोड़ 45 लाख हमारे मतदाता हैं और हम जो है वो चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के 10 दिन पहले तक जो है वो हम इनको जो जोड़ने घटाने का काम है वो अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है जी। तो ये तो बाद में एक तुलना का विषय रहेगा कि एसआईआर का डेटा क्या था और बहुत कम अंतर है, बहुत कम, बट फिर भी अंतर आएगा। हाँ, लेकिन अंतर है जी। वैसे तो स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, आमतौर पे मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहता है और वैसे भी देश में एक माहौल है, थोड़ा मतदाता जागरूक है, ज़्यादा मतदान होता है। आप फिर भी कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक स्वीप चलाते थे पहले या मतदाता जागरूकता अभियान चलाते थे जी, ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि आपका चैनल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये चर्चा संपन्न हो रही है, तो लोगों को एक तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है कि कैसे ये चुनाव संपन्न होंगे
और फिर हम आपके इस चैनल का एक लाभ उठा करके हम जनता से अपील भी करना चाहेंगे बिल्कुल कि वो जो है एक सुयोग्य उम्मीदवार का, जागरूक उम्मीदवार का, जो सक्रिय हो, जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, कोई आपराधिक मुकदमे वगैरह उसके खिलाफ नहीं चल रहे हों, तो ईमानदार हो, निष्ठावान हो, निष्पक्ष हो, ऐसे लोगों का चयन करें, ताकि देखिए जो स्थानीय जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की आधारशिला है। सही है। और जो समस्याएं हैं उनका, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकता है, उसका समाधान कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं करेगी। तो ये जनप्रतिनिधि जितने जागरूक होंगे, जितने सक्रिय होंगे और जितने संवेदनशील होंगे और जितने उत्तरदायी होंगे, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य को फिर बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा। सही है। तो हम यही चाहेंगे कि एक तो अच्छे लोग, जिनका चरित्र और व्यक्तित्व, कृतित्व वो उज्जवल रहा हो, ऐसे लोग जो है चुन के आएँ और जनता भी ऐसे लोगों को ही चुने। ये हम आपके माध्यम से जो है मतदाताओं से निवेदन वो कर रहे पर्पस तो हैं। सर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा भी हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अच्छा, दो प्रावधान जो इन चुनावों में उपयोग में आएंगे उसको लेके काफ़ी चर्चा है। एक तो कल ही शायद आपने आदेश निकाला है कि जो पहले 2 संतान से अधिक संतान वाला व्यक्ति इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकता था, वो आपने बाध्यता ख़त्म कर दी है और अब चाहे किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान हो वो भी इन चुनावों को लड़ सकता है। तो इससे आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मतलब प्रतिनिधित्व आसान होगा, या जो देश का एक परिवार नियोजन का उद्देश्य चला रहा था उसको झटका लगेगा? देखिए, ये राज्य सरकार का निर्णय है। हम लोगों आपका मत क्या है? आपको क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है इसको। अब उसके देखिए, किसी भी निर्णय के 2 पहलू होते हैं। आप जो है उसके पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं, आप उसके विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। तो 2 बच्चों वाला या जो शिक्षा वाला था, अब 2 बच्चों वालों के फेवर में तो ये था कि इससे परिवार कल्याण की जो भावना है उसको प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन उसके विपक्ष में आप ये कह सकते हैं कि बहुत से काबिल लोग थे, जो निष्ठावान थे, जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे, जन कल्याण के प्रति समर्पित थे, उनको मौका नहीं मिल पाता था। तो दोनों का ही पक्ष विपक्ष में कहा जा सकता है। वैसे ही शिक्षा की भी जहाँ तक बात है, हाँ, दूसरा मैं यही कह रहा था कि अब आपने शिक्षा की बाध्यता भी हटा दी है। पहले सरपंच के लिए 8वीं क्लास पढ़ा होना बाध्यता थी, अब वो भी विड्रॉ कर लिया। अब कोई भी, चाहे वो ना पढ़ हो, अनपढ़ हो या केवल साक्षर हो, वो भी इस चुनाव को लड़ सकता है। उसका क्या असर आएगा? तो वो अब ये देखिए कि वही बात है कि बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो जनसेवा की भावना है, निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, प्रतिबद्धता है, गांव के विकास की जो दूरदृष्टि है, तो वो बहुत ज़्यादा समुन्नत है। तो ऐसे लोगों को मौका मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि भाई सरपंच जो है उसकी एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको नियम कानून कायदे उनका ज्ञान होना चाहिए। वो बहुत सारे योजनाओं में साइनिंग अथॉरिटी होता है, चेक साइनिंग अथॉरिटी होता है। तो दोनों के अपने, मतलब मैंने कहा ना कि पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन वो राज्य सरकार का निर्णय है। तो अब उसके बारे में तो मैं क्या टिप्पणी। अनपढ़ सरपंच अगर बन जाएगा और वो किसी गलत चेक पे या किसी गलत आदेश पे साइन कर देगा, तो फिर वो यही बचाव पेश करेगा, साहब मैं तो पढ़ा हुआ नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी है कि जो संसद में, विधानसभा में बहुत से ऐसे लोग हैं, या अपने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उनका सार्वजनिक जीवन में योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, पर फिर भी थोड़ा सा अंतर है। मैं खैर कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये कि विधायक और जो सांसद होते हैं उनको आमतौर पे इस तरह के एग्जीक्यूटिव काम नहीं करने पड़ते हैं, उनको चेक साइनिंग पावर नहीं होती है, या उनको कोई दफ्तर नहीं चलाना होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट का दफ्तर हो। सरपंचों को उस पूरे इलाके के विकास योजनाओं को चलाना होता है, उसके लिए चेक भी साइन करने पड़ते हैं, कागज़ आदेश भी निकालने पड़ते हैं। खैर, मैंने कहा ना कि 2 दृष्टिकोण हैं और दोनों के पक्ष विपक्ष समय के साथ प्रूव होंगे कि ये निर्णय कैसे रहे, कैसे असल में कैसे रहे। और आप कोई दर्शकों को, आपके जो मतदाता हैं इन दोनों चुनावों के, उनको कोई संदेश देना चाहते हो तो आप बताएं। देखिए, मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि जो लोकतंत्र है वो लोकनीति निर्माण और लोकनीति क्रियान्वयन, उनमें जनसाधारण की सहभागिता को सुनिश्चित करने का नाम है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सोच समझ करके एक पूरी तरह से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें
जो इस सारे हमारे बताए हुए क्राइटेरिया पर जो है खरे उतर सकें, और जब आप वोट दें तो वो जाति, धर्म, समुदाय और संप्रदाय के आधार पर वोट न दे करके जो प्रत्याशी है उसकी ईमानदारी कैसी है, उसकी कर्तव्य निष्ठा कैसी है, उसकी सक्रियता कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही वोट दिया जाए। बस यही निवेदन है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी विशद जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।